हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो हम कौन सा आज पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर पढ़ रहे हैं 4। वायु वायु क्या होती है, ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जो कॉलम में देख के आप जानते हैं, जानना चाहिए, नहीं जानते जानना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 क्या होती है आपकी, ये CO2 जो होती है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जा सकते हैं। तो दोस्तों जानिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या फ़र्क होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है दोस्तों, समझ में आया यहाँ से? तो हम समझाते हैं आपको डिटेल से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इससे हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती है ना, जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। कितनी पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन, कितनी पाई जाती है 21%। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, O2 है। और N2 कितनी पाई जाती है 78%, तो 78% पाई जाती है। तो ये दोनों मिला के 99% तो हो ही गया। 1% में अन्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वहीं से में आर्गन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट की गैसें पाई जाती हैं। तो ये 1% के अंदर कुछ ये पाई जाती है, ठीक है, 0.33%, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलती है, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात निश्चित है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हम पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते। दिन को सूर्य चमकता है, उसकी ऊष्मा आती है हमारे वहाँ, ठीक है, ऐसे ऊष्मा आती है सूर्य की। और जब रात को सूर्य अस्त तो इसकी ऊष्मा हमारे वहाँ से वापस जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है ना, यही इस ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। नहीं तो रात को ये इतनी ठंडी हो जाएगी कि आप चाहे रजाई में वो ओढ़ के बैठो, चाहे कंबल तो 10 कंबल ओढ़ के बैठो, इतना ठंडा हो जाएगा कि आपके ब्लड आपके नसों में जम जाएगा, आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, आप समझ गए ना, कि ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। दोस्तों आप जैसा देखो कि नाइट्रोजन 78% है और हमारी ऑक्सीजन 21% है और ये 0.03% है। लेकिन जो हम प्रदूषण कर रहे हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं, इससे इसका अनुपात बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो ऊष्मा को, जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करेगी, सूर्य की ऊष्मा जाने नहीं देगी वापस। तो हमारा पृथ्वी गर्म होता रहेगा, वातावरण क्या होता रहेगा, गर्म रहेगा, जिसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ऐसा होगा तो जो बर्फ़ जमी है पहाड़ी इलाकों पे वो गलेगी, ग्लेशियर गलेंगे तो हमारा समुद्री स्तर बढ़ेगा, क्योंकि वो गलेगी तो नदी में बह के जाएगा, जल का समुद्र में जाएगा, तो वो स्तर बढ़ता रहेगा। और जो वहाँ पर बर्फ़ में रहना चाहिए वो वहाँ पर नहीं रह पा रही है। तो इससे क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन पैदा होने से बहुत से वनस्पतियाँ, जानवर और जलवायु परिवर्तन होगा। मतलब बारिश टाइम बारिश नहीं होगी, जाड़े टाइम जाड़ा नहीं होगा, गर्मी टाइम गर्मी नहीं होगी, तो मतलब पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें प्रदूषण कम करना है, अपनी पृथ्वी को बचाना है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो जानना था जो आप लोग जान गए। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर अगर हम लोग जिंदा हैं तो इस वायुमंडल के कारण ही जिंदा है। अगर वायुमंडल ना होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन ना होती, ठीक है, ऑक्सीजन ना होती तो हम लोग जी नहीं सकते थे। और अगर ये वायुमंडल ना होता तो अगर सूर्य की जो हमारी किरणें, कुछ हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें वगैरह आती हैं, इनका सबका क्या करता है, ये वायुमंडल अवशोषण कर लेता है, इसलिए हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। और अधिक गर्मी, अगर वायुमंडल ना होता तो सूर्य की बहुत ज़्यादा ताप हमारे तक पहुँचता है, तो हम उसमें जल भून जाते हैं, बैंगन तरीके से हमारा भरता बन जाता है। तो वायुमंडल भी उससे भी हमको रोकता है। तो वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं दोस्तों। आप इसको, इस फिगर को याद रखो, ठीक है, हमेशा फिगर याद रख लीजिए। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का, ठीक है, ये मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन कितनी है, जिसको हम सांस लेते हैं, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है इसमें, ठीक है। तो दोनों मिला के, ठीक है, 99% हो जाती है। ये ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99%। तो 1% में हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अन्य सभी गैसें, अन्य जो भी गैसें हैं वो 0.0% में आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट याद रखना 0.03%, आर्गन का याद रखना 0.93%, ठीक है। और अन्य जो बचा है 0.04%, उसमें अन्य सभी गैसें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अन्य में सभी जैसे हीलियम आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, इसमें सारी गैसें अन्य आ जाएंगी, ठीक है। तो इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी इसमें रहते हैं। क्या रहते हैं, धूल के कण भी रहते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं,
ठीक है, इसमें फिगर में आपको दिखाया गया है। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन सबसे भाई देख लिया 78% पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लिए जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ना, पौधे ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन वो सीधे नहीं लेते हैं, सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। जैसे जो हमारी मिट्टी है ना, मृदा मिट्टी है, मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें ना। जैसे हम लोग वायु से डायरेक्ट ऑक्सीजन खींचते हैं, लेकिन पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं खींचते हैं। ठीक है, इनके मिट्टी में और इनके जड़ों में कुछ क्या होते हैं, आपके जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं और उसको उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं, तब जाके पौधे नाइट्रोजन को अपने प्रयोग में लाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा गैस कौन मिलती है वायु में, ऑक्सीजन ही मिलती है। और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, हरे पादप क्रमशः प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जैसे हरे पादप मतलब हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब दोस्तों जानते हो, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इंसान क्या लेता है, ये लेता है क्या कहते हैं O2, ठीक है, और छोड़ता है क्या है, CO2। और ये जो हमारे पेड़ हैं, ठीक है, ये हरे हरे जो पेड़ हैं हमारे, ठीक है, ये सब CO2 लेते हैं, छोड़ते क्या है, O2। तो दोस्तों अगर इसको बीच से हम ख़त्म कर दें, क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको पेड़ों की रक्षा करनी है। ठीक है, संतुलन बिगड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है सबसे। ठीक है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा मतलब पौधों द्वारा प्रयोग की जाती है और उनको प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करके फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो लोग निकालते रहते हैं, जिससे आपका संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयले तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, आपको इसका व्याख्या भी कर दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ आप जानने के लायक है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। जैसे वायु गर्म होगी, ठीक है, मान लो वायु गर्म हुई तो वो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर ठंडी हवा जो इधर उधर की वो इसका स्थान भरने आएगी, तो फिर ये भी गर्म हुई, फिर ऊपर उठेगी। तो ये वायु का चक्र हमेशा चलता रहता है। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु इसका स्थान लेती है। फिर जैसे पानी दोस्तों, पानी से हम पानी गर्म करोगे, जब बर्तन में तो देखो उसमें उबाल आता रहता है। ठीक है, पानी उबलता रहता है। पानी उबलता क्यों है दोस्तों, जब देखो तो ना, पानी सबसे आसान तरीका है इस चीज़ें, चाहे पृथ्वी के मैग्मा को समझना है चाहे वायु को। तो पानी गर्म करोगे तो गर्म जो नीचे पानी गर्म हो रहा है ऊपर आएगा, ऊपर जब ठंडा होगा फिर नीचे जाएगा, फिर गर्म होगा फिर ऊपर आएगा। तो यही प्रक्रिया उसमें चलती है। वही प्रक्रिया एकदम इस वायु में भी चलती है दोस्तों, समझ गए। ठीक है, तो आप भूत आपन के देखो, बहुत पेपर में रोज भूत आपन के बारे में निकलते रहता है, जो सब उसमें दिया गया। ठीक है, भूत आपन क्या होता है, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है, अवश्य है, आप देख सकते हो। तो वायुमंडल की संरचना देखें तो इस वायुमंडल को, ठीक है, इनके मतलब गुणों के आधार पर 5 भागों में बांट रखा है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ठीक है, पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। देखो इसको कक्षा 6 में जब इस पार्ट को पढ़ाते उसमें आया था, तो हमने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक याद रखना, वो आपको याद रहेगा। ठीक है, वो ट्रिक याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ बनाए थे शोभा समान। ठीक है, हमारे भारत की शोभा है ना, हमारे भारत की जो शोभा है ना उसकी समानता। ठीक है, समानता, हम अपने भारत की शोभा की समानता किसी बाहरी ठीक है, बाहरी देश से नहीं कर सकते। तो वही से आपका एक ट्रिक बन जाती है ना, शोभा मंडल, ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, 5 होते हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है, देखो ये देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है ना, लगभग इसकी 10 किलोमीटर तक रहता है रेंज। ठीक है, फिर आपका समताप मंडल की लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक रहता है। उसके बाद देखिए, ठीक, समताप मंडल के लगभग मतलब क्या कहते हैं 50 किलोमीटर तक रहता है रेंज। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य मंडल आता है, इसके लगभग 80 किलोमीटर तक रेंज रहती है। उसके बाद बाह्य वायुमंडल जो आता है, ठीक है, उसकी लगभग क्या रहती है 120 तक रहती है। उसके बाद उसके बाहर वो रहता है। तो आप देखिए क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसे
मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे इस क्षोभ मंडल में मौसम की जितनी घटनाएं, चाहे कोहरा हो, बादल हो, बारिश हो, सारी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है आपकी 13 किलोमीटर तक होती है। और सारी बादल उदल सब बनना यहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, यहीं सब रहता है, पर्वत तो सब इसी में रह जाते हैं। ठीक है, 13 किलोमीटर तक रहता ही है। ठीक है, तो यहीं सब आपकी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आपका जाता है समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल देखो इसका समताप, लगभग ताप बराबर रहता है ना, समान रहता है। तो समताप मंडल का क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैले है। ठीक है, देखा ना 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ऊपर तक है 50 किलोमीटर तक। देखो 13 तक ये है, ये यहाँ से 50 नहीं है। ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर तक ऊपर ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ताप समान रहता है। ठीक है, यह परत बादलों या मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहती है, क्योंकि बादल वगैरह सब मौसमी घटनाएं, ठीक है, बिजली कड़कने सब कहाँ हो जाती है, इसी में हो जाती है, क्षोभ मंडल में हो जाती है। तो यहाँ पर कोई बादल वगैरह, कोई आदमी फालतू की गैसें वगैरह कुछ नहीं रहती हैं। तो क्या होता है ना, ये होता है ना, ठीक है, तो ये मुक्त रहती है। तो इसके लिए फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने में कोई समस्या नहीं होती। तो हवाई जहाज वगैरह इसी में उड़ते हैं, जैसे बना भी है। ठीक है, फिगर याद रखोगे तो आप क्लियर कर लोगे क्यों यहाँ उड़ता है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पर बादल, बारिश वगैरह, मौसम जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, यहाँ नहीं होती, इसलिए एकदम शांत होती है। ठीक है, ताप भी आपका समताप होता है, समान ताप होता है, कोई ज़्यादा तो लगभग माध्य ताप होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत आदर्श स्थिति है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। और समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। इसमें क्या होती है, ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, हानिकारक, जो पराबैंगनी जैसे हानिकारक किरणें हैं उनको क्या कर देती है, और शोषण कर लेती है। ठीक है, इसी में आपको ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, देखो लिखा है ना ओजोन परत, तो ये भी ध्यान रखना है, फिगर से याद है तो आप याद ही रखो। फिर आगे मध्य में, बीच में मतलब मध्यमंडल हो गया। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक जाती है ऊंचाई तक। ठीक है, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वगैरह इस परत में जल जाते हैं। क्योंकि जब यानी उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं ना, देखो ये आते हैं, तो इसमें क्या घर्षण के कारण इसमें क्या वो जल जाते हैं। जो जल जाते हैं तो पीछे पूंछ तरीके से दिखाई पड़ता है प्रकाश की। ठीक है, तो वही जलता हुआ तो उल्का पिंड वगैरह। और कुछ बहुत भारी होते तो बच जाते हैं, आके पृथ्वी पे गिरते हैं तो गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, और जो क्रेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये आप पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया भी था। फिर आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक हो जाता है। इसमें जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे तो जितना ऊंचा जाओगे इसके तापमान बढ़ता जाएगा, तो बहुत गर्म ये होती है। ठीक है, तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर आयन मंडल इस परत का भाग है, आयन मंडल। ठीक है, इस परत में आयन मंडल होता है, इसमें यहाँ पर लिख भी दें। ठीक है, आप फिगर देखो तो यहाँ आयन मंडल भी रहता है। क्या रहता है आपका, आयन मंडल रहता है। ठीक है, तो आयन मंडल क्या करता है ना, यहाँ पर हमारी क्या होता है ना, ये कोई किरणें मतलब कोई ये मतलब हम वो छोड़ते हैं ना, क्या कहते हैं, हमारी संचार किरणें, जैसे टीवी आता है आपको तो यहाँ से आपका सेटेलाइट भेजा जाता है, वहाँ से जाता है, यहाँ से आके आपके उसमें एंटीना में रिसीव कर लेता है। तो ये आयन मंडल से टकरा के वापस आते हैं। ठीक है, तो आयन मंडल इसलिए होता है। ठीक है, तो आयन मंडल इसलिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आयन मंडल होता है तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, भूलोगे नहीं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, ठीक है, रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो मतलब इसका आप समझ गए ना, वायुमंडल में आयन मंडल का क्या काम है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे वगैरह, ठीक है, इसका बहुत बढ़िया काम होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे ना आयन मंडल का क्या काम है। ठीक है, आयन मंडल। ठीक है, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रेडियो तरंगों का जो हम भेजते हैं तो ये वापस कर देती हैं और रिसीवर के पास उससे टेलीविज़न, रेडियो सब प्रोग्राम दिखाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का ये काम है। उसके बाद देखिए वायुमंडल। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। इसके बाद फिर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है, नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो हीलियम हाइड्रोजन कहाँ रहती हैं, ठीक है, तो ये वायुमंडल में रहते हैं। ठीक है, तो इसका कोई, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा याद करने वाली नहीं है। कक्षा 7 की किताब पढ़ रहे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी मौसम की सारी घटनाएं देखो, आपने 5 प्लेटें पढ़ा। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में सारी जो घटनाएं, मौसमी घटनाएं, सारी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में ताप समान रहता है। ठीक है, वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओथरी पाई जाती है। ठीक है, और उसमें हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। और मध्य मंडल में जाओगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें फिर उसका ताप बढ़ता रहता है। ठीक है, उल्का पिंड वगैरह आके उसी में जल जाते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण। उसके बाद जाते हैं वायुमंडल में, आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल से क्या होती है हमारी वो, उसका आयन मंडल भी ताप बढ़ता रहता है, जितना ऊंचाई जाएंगे ताप बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होता है उसमें जो रेडियो तरंगे वगैरह होती है ना, तो वो आपकी आयन मंडल से ही टकरा के वापस आती है। फिर बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन से हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो आप समझ गए। अब देखिए मौसम में जलवायु, कि आज वर्षा होगी,
क्या दिन साफ रहेगा, धूप निकलेगी कि नहीं लगेगी, तो सब क्या है तुम्हारा मौसम है। मौसम के बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा कर दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती रहें वायुमंडल में, तो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, तो मौसम में क्या आता है, तापमान आता है, विकिरण आता है, ठीक है, सूर्य की, तो ये सब मौसम के अंदर आते हैं। ठीक है, और जलवायु क्या होती है, जलवायु जो होती है ना, किसी स्थान पर मौसम की कई वर्षों, ठीक कई वर्षों की जो औसत दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो आप मौसम और जलवायु के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया था। आप देखिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का लगभग कौन सा भाग, 2 अरबवां भाग लेती है। ठीक है, मतलब इतना जो 2 अरब अगर ऊर्जा दे रही थी उसका मतलब, ठीक है, उसमें एकदम 2 अरबवां भाग, फिर बाकी हम लेते नहीं। ठीक है, तो 1/2 अरबवां भाग इतना हम लेते हैं, बाकी तो दो हमारी वायुमंडल ही शोषित कर लेता है, कुछ आपका परिवर्तित कर देता है। तापमान, तो मौसम में सबसे जरूरी क्या चीज़ है, तापमान। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। फिर देखिए, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं। ठीक है, आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो आपने देखा ना, पृथ्वी के बारे में आपने पढ़ा ना। ठीक है, आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पृथ्वी आपने देखी है। ठीक है, तो आपने पृथ्वी देखा होगा। ठीक है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, आपने ये पृथ्वी देखा ना, तो यहाँ पर क्या है, ये भूमध्य रेखा है आपकी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। तो जब ये आपकी भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। फिर आप जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना, अब जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा से, तो आपका तापमान क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस चीज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो इस फिगर को फिर से दिखा दें, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, आतपन। ठीक है, आतपन क्या होता है, आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या हो जाती है, घट जाती है। हमने पढ़ा भी है अपने पीछे पाठ में, वही है ना, अगर आपने पहले के पाठ पढ़े ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, घट जाती, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, देखिए, ये आपका वर्षा की मात्रा मापता है। ठीक है, वात दिग्दर्शी पवन की दिशाएं, देखो ये पवन की दिशा तय ऊपर घूमेगा, जिस तरह घूमेगा पवन दिशा में। वायु दाब मापी वायु दाब मापता है। ठीक है, ये वायु दाब मापता है। ताप मापी तापमान का मापन करता है। तो सीधे देख रहा ना, तो हिंदी में तो आप ताप मापी समझ ही जाओगे, ताप मापता है। वायु दाब मापी वायु दाब नापता है। ठीक है, वात दिग्दर्शी क्या करता है, पवन की दिशा दिखाता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को नापता है। तो ये आपके कुछ यंत्र दिए गए हैं जो काम करते हैं, तो आपको फिगर से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि ध्रुव, ठीक है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, समझ गए ना। ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। ठीक है, तो हमारे तो अनुसार आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने देखा कि तापमान जो होता है सूर्य का वो भूमध्य रेखा से, ठीक है, ध्रुवों की तरफ घटता रहता है, ध्रुव पर एकदम कम हो जाता है। तो इसलिए ध्रुव क्या होते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा फेल्ट जिसे डामर बोलते हैं ना, ऐसा फेल्ट, ठीक, डामर लोग देहात में बोलते हैं ना। और धातु एवं कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह ऊष्मा मुक्त करते हैं। देखो, ये ऊष्मा को शोषित तो करते नहीं है। कच्ची दीवारें हो तो ऊष्मा को शोषित कर लेंगे, तो ठीक, इतना गर्म नहीं होगी। तो रात में क्या करते हैं, ऐसा फेल्ट हो जाएगा, धातु की जो कंक्रीट दीवारें ये ऊष्मा को वापस भेजती हैं। ऊपर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अवशोषित कर लेती है, उसमें कुछ जाने नहीं देती है। ठीक है, तो आपका शहर क्या होते हैं, गांव की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है। ठीक है, और गाँव में प्रदूषण कम होता है, इसलिए गांव की उष्मा तो उतना हाई भी नहीं, कच्चे उच्चे घर रहते तो परिवर्तित होते, तो वहाँ पर प्रदूषण कम है, तो वो अपना ताप वापस चला जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर गांव ठंडे होते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो आपको कारण पता होना चाहिए। ठीक है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स, ठीक है, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। नाम याद रखा ना, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसलिए इसका सेल्सियस ने डिग्री सेल्सियस नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर। तो सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है जल के। ठीक है, तो अब ये आपने तापमान पढ़ लिया, तापमान क्या काम करता है। फिर देखिए वायुदाब,
वायुदाब देखो, वायुमंडल हम पर दाब भी डालता है, ठीक है, आपको पता होगा ना, अब नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, वायु हम पर दाब डालता है, ठीक है। जैसे आप तालाब में नहाए हैं, गाँव के बच्चे तो खूब नहाते हैं, तालाब में नहाए हैं तो आप देखो जब डुबकी लगा के तैरते हैं तो थोड़ा पानी के कम अंदर होते हैं, तो आप जब आपकी सांस खत्म होने लगती है तो आप आसानी से ऊपर आ जाते हैं, और लेकिन जब डुबकी मारकर आप काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जल आपके ऊपर दबाव डालता है ना, जल, तो फिर आप जब की सांस टूट जाए, एकदम टूटने वाली, तो आप जब गहराई में अंदर है तो आपको बाहर निकलते आप लगता है दम टूट जाएगा, और आपके अंदर ताकत नहीं बचती, तो जल को आप मतलब काट के बाहर निकलने में बहुत आपको ताकत लगती है, क्योंकि आप बहुत गहराई में है, तो जल का दाब आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जल आपके ऊपर दाब डालता है, लेकिन आपको महसूस जब होता है जब आपकी सांस टूटने लगती है, उसी प्रकार वायु भी आप पर दाब डालती है, ठीक है। लेकिन ये दाब हर दिशाओं से लगता है, इसलिए हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, और इसी दाब के विपरीत में हमारी अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो भी दाब डालता है, नसों में दाब विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, इसलिए हम दाब को महसूस नहीं करते हैं। और चंद्रमा पे जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पर वायु दाब नहीं है, इसलिए हम वो बड़े बड़े लोग सूट पहन के जाते हैं, साइंटिस्ट लोग ना, भाई वहाँ हवा नहीं तो सिलेंडर टांगना चाहिए ना उनको, वो सूट क्यों पहनते हैं? सूट वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब तो है नहीं जो आपको लग रहा है, और हमारे अंदर फिर नसें क्या है, हमारी प्रतिक्रिया दाब लगाएंगी, ब्लड दाब लगाएगा, तो वही नसें फट जाएंगी, इसलिए वो सूट पहना जाता है। तो ठीक है, वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अगर हम वायु में ऊपर की तरफ जाएंगे ना, अपने जैसे हम पर्वतों पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर वायु दाब कम होता है, इसलिए हमें सांस लेने में वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऊपर जाने पर वायु दाब गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायु दाब समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है? समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब तेजी से गिरने लगता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिरने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जैसे अब देखो क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब जैसे ये पृथ्वी है ना, ऐसे ऐसे मतलब क्षैतिज मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। देशांतर वितरण जो होता है, तो जहाँ पर जैसा ताप होगा वहाँ पर वायुदाब, अगर ताप ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, ताप कम होगा तो वायुदाब क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा, ठीक। तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, तो तापमान का उल्टा होता है, ठीक है। तो समझ लेना, ठीक है। किसी स्थान पर ताप पर निर्भर करता है। अगर अधिक तापमान, ठीक है, क्या दिया देखो, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और यहाँ निम्न दाब वाले क्षेत्र बन जाता है, तो अधिक तापमान निम्न दाब होगा। और निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर निम्न दाब होगा, ठीक है, निम्न दाब होगा वहाँ पर जो आसमान का होगा वो बादल युक्त आकाश होगा और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अगर दाब कम है जहाँ पर, तो वहाँ पर आकाश में बादल होंगे, ठीक है, और मौसम नम रहेगा। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यहाँ भारी होती है, ठीक है, फलस्वरूप भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के जगह पर आपको अस्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है, ठीक। जहाँ पर उच्च दाब होगा और तापमान मतलब कम होगा तो उच्च दाब होगा, तो वहाँ पर आसमान क्या होगा? एकदम स्वच्छ रहेगा, बादल वगैरह नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब ये जो हम हाईलाइट की ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? दाब कम होगा, दाब कम होगा तो वहाँ पर मौसम आकाश क्या रहेगा? बादल युक्त रहेगा और नम रहेगा। और जहाँ पर तापमान कम होगा, ठीक है, वहाँ पर दाब ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बादल क्या रहेंगे? एकदम साफ सुथरा रहेंगे, मतलब वहाँ पर आसमान साफ सुथरा रहेगा। तो वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। तो हवा जो वायु हमारी बहती ना, वायु जो चलती है, ठीक है, तो उच्च दाब से, ठीक है, निम्न दाब की तरफ चलती है। मतलब जहाँ पर निम्न दाब होगा तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, तो इसे चलती हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पता है दोस्तों, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये जरूर पढ़ना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष में पोशाक न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं और मर जाएंगे। इसलिए हम वहाँ पर वो पहनते हैं दोस्तों, ये भी हमने बताया अभी तक, ठीक है। दाब है नहीं अंतरिक्ष में जाओगे, इसलिए वो पोशाक पहनते हैं, जिससे जो हमारी नसें हमारे शरीर पर दाब लगा रही हैं, ठीक है, तो वो पोशाक रोक ले, ठीक है, जिससे, ठीक है। अब पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए अगर पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, तो नाम कैसे रखते हैं? तो ठीक है, ये आपको पता हो गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कर देना। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जब पवन बहती है ना, तो उस गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ तो जो बहती है उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। काम करते जब आप सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती है अथवा तूफान के, तो देखिए किधर से पत्ती किधर को उड़ रही है, ठीक है। अगर मान लो एक पत्ती इधर से पड़ी है तो पश्चिम है ना, इधर पर पश्चिम से उड़ा के जो पूर्व तरफ जाए तो मतलब पवन पछुआ पवन पश्चिम से आ रही, पूर्व पत्ती क्या है पश्चिम से आ रही हवा इस पर लग रही है, तो ये पत्ती पूरब तरफ जा रही है, इसका मतलब पवन पश्चिम से आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी पछुआ हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे पवन को जान सकते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पवन के प्रकार कितने हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की पवन है। तो कौन कौन से प्रकार हैं वो हम पढ़ लेते हैं आगे जाके, ठीक है। अस्थायी पवनें होती हैं, ठीक है। पहली क्या होती है आपकी अस्थायी पवनें, फिर क्या होती है मौसमी पवनें होती हैं, ठीक है। फिर होते हैं स्थानीय पवनें। अस्थायी पवनें तो परमानेंट ही पवनें चलती रहती हैं, बदलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। कौन सी, व्यापारिक पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें क्या है आपकी अस्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। उसके देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपकी हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस कलर से हमने यहाँ पर किया है ये उस कलर से हमने ये कर देते हैं। ये है आपकी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये आपकी अस्थायी पवनें, ठीक है। ये आपकी कभी बदलती नहीं, परमानेंट चलती ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है। मानसूनी पवनें जो ना आपके स्थान बदल देती हैं, ठीक है। तो ये आपकी मानसूनी पवनें की। फिर स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जैसे लू कहते हैं ना, ये स्थानीय पवन लू है। ऐसे हर जगह की अलग अलग स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना। और ये जो पवन इसमें बनी है ना, ठीक है, ठीक है, वायुदाब पेटियाँ हैं, पेटियाँ बनी हुई हैं आपकी इस फिगर में जो, ठीक है, ये बनी हुई हैं। तो आपको ये देख लेना, ये क्या है आपकी, ठीक है, ध्रुवी पवन है। ये हमेशा चलती रहती हैं, ये बदलती नहीं, तो ये अस्थायी पवन इसमें बनाई गई है ना। जैसे ध्रुवी पवनें हैं, ठीक है, ये आपकी ध्रुवी पवनें हो गई, ये ध्रुवी पवनें हो गई, ठीक है। ये अध्रुवी पवन निम्न दाब हो गया। तो ये देखो हमने अभी क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है। आप अगर इसका आप फिगर याद है ना, तो आप ये, ठीक है, चीज़ें अगर फिगर आपको याद है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है आपकी भूमध्य रेखा है, इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा। जब तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर फिर जब तापमान ज़्यादा तो यहाँ पर दाब क्या होगा आपका, कम होगा भैया। तो जब दाब कम है तो अगल बगल से, जब यहाँ पर दाब कम है, ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र है, तो अगल बगल से क्या जो दाब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर समझिए दाब, यहाँ पर फिर क्या है, ये आपका ताप इसके भूमध्य रेखा से कुछ कम ताप होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ कम ताप होगा लेकिन तब भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, ताप बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर दाब ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दाब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। जब दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, दाब कम है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गर्म एरिया है। तो पवनें दाब जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो ये पवनें यहाँ से ऐसे चलती हैं, ये परमानेंट चलती रहती हैं, इनका मतलब बदलाव नहीं, परमानेंट पवनें इसमें बनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आएंगे तो यहाँ पर फिर थोड़ा आपका दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस एरिया में दाब ज़्यादा होगा, यहाँ पर फिर दाब निम्न हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर दाब ज़्यादा है, यहाँ पर दाब कम है, ठीक है, तो दाब यहाँ पर निम्न दाब है तो ये पवनें इधर से इधर फिर चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर उच्च दाब है और यहाँ पर दाब कम है तो ये आपका पवनें चलेंगी। तो मतलब यही उत्तरी गोलार्ध में है, यही आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपको निम्न दाब वाले आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ऊंचे दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें चलती हैं, तो ये परमानेंट पवनें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये फिगर आप किसी भी कक्षा में जाएंगे तो ये फिगर हमको पवन के बारे में, ये फिगर हमें तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। कौन सा उच्च दाब की पेटी है, कौन सी निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब निम्न दाब, ठीक है, उच्च दाब निम्न दाब। जो बीच में भूमध्य रेखा क्या है आपका याद रखना, ठीक है, भूमध्य रेखा में निम्न दाब, फिर थोड़ी दूर पर जाएंगे, ठीक है, उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब। तो 4 चीज़ें हैं, निम्न उच्च निम्न उच्च तक, निम्न उच्च निम्न उच्च, याद रखना। फिर वैसे ही पवनें आप बना दोगे। तो पवन की आपकी मेन चीज़ यही ध्यान रखना है, जो पवन हमारी बहती है, ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, अगर ये ध्यान है तो आप इसमें पवनों की दिशा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दिशाएं बनती हैं, मतलब ये ऐसे एरो है, तो ये जो हम पृथ्वी की आगे कक्षाओं में गति पढ़ेंगे तो उससे आपको वो एक बल क्या हम पढ़ते हैं ना, जो होता है उसी के बल के कारण ये होता है। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा क्या बोलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में से कमेंट करना, ठीक है। जो क्या उसको बल बोलते हैं, हाँ, कैरियोलिस फोर्स, उसके कारण ये इसकी गतियाँ घुमाव होती, कौन किधर को मुड़ेगी तो वो उस पर कैरियोलिस फोर्स पे डिपेंड करके पृथ्वी घूमती रहती ना ऐसे। वो फिगर हम एक आपको बढ़िया चला के दिखाएंगे, उसमें वीडियो दिखाएंगे, तो घूमता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो आपको उससे ये आपका खिला। तो ये फिगर आप ध्यान रखना, बस इसको दिमाग में बसा लेना। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और
कहने स्थायी पवने और मौसमी पवने, और देखो 3 प्रकार कौन सी, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी पवने कैसे घूमती हैं, दाब निम्न उच्च से, तो अब पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, तो ये पवनों को बना लो। बाकी जो दिशाएं हैं इनकी कैसे कैसे घूमा है एरो, वो आपका हम अगले पार्ट में जब आपका आएगा तब हम बताएंगे। अभी इसको ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए चक्रवात क्या होते हैं। प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्री तट स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है ना। बंगाल खाड़ी में अभी देखो, अभी निवार आया था चक्रवात। ठीक है, क्योंकि आपको हम 23 दिसंबर 2020 को वीडियो बनाया, इसके पहले निवार आया था। ठीक है, तो अभी चक्रवात आया था। ठीक, तो चक्रवात क्या है, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के आसपास आते ही रहते हैं ना। 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकोष से हानियां हुई हैं। तो दोस्तों ये आप पढ़ लेना, इसमें चक्रवात के बारे में दिया है, क्यों आता है, तो इसका डिटेल से हम जब अध्ययन करेंगे। अभी तो इसके बारे में दिया है। ठीक है, तो आप देख लेना, ये पवनों के कारण ही होता है दोस्तों। देखिए ताप और पवनों के कारण। ठीक है, आगे देखिए आर्द्रता क्या होती है। ठीक है, ठीक, आर्द्रता मतलब नमी। ठीक है, नमी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो जब जल पृथ्वी की विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, ठीक है, जब वाष्पित होगा फिर यह जलवाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, और इस प्रकार और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, और हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। तो ये आर्द्र दिन ज़्यादातर अब समुद्र के किनारे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तरी भारत में, तो ये आर्द्रता वगैरह हमको ज़्यादा परेशान नहीं करती है। समुद्री इलाकों में जाओगे, यहाँ पर गर्मी होती है, ठंडक तो होती नहीं वहाँ पर समुद्री इलाकों में। ठीक है, जैसे कलकत्ता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक, तमिलनाडु, तो वहाँ पर आर्द्र चीज़ें आपको आर्द्रता का महसूस करोगे, क्योंकि पर समुद्र है। ठीक है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो समुद्र से जलवाष्प उठती है, वायु में जाती है। ठीक है, फिर जितने ज़्यादा मौसम गर्म होगा उतना ज़्यादा जलवाष्प उठेगी, उतना ज़्यादा मौसम में आती रहेगी जलवाष्प। ठीक है, तो मौसम चारों तरफ मौसम में वायुमंडल में क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो वो आर्द्रता आपको महसूस होती रहेगी। ठीक है, तो अगर कपड़े सूखेंगे नहीं, आप पर हमेशा लगेगा पसीना, आपके शरीर में पसीना तो सूखता ही नहीं है, तो आपको आर्द्र महसूस करोगे तो आपको ये समुद्र तट के किनारे ज़्यादा होता है। तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू, जब जलवाष्प ऊपर उठेगा तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं, और जब बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जैसे जब जलवाष्प गर्म होती रहेगी तो ऊपर उठती रहेगी, ऊपर उठ के जब जाएगी तो एक सीमा के बाद वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा जलवाष्प संघनित हो जाएगी, संघनित मतलब उसका संगठन हो जाएगा, संघनित हो जाएगी, संघनित होकर और जलवाष्प बन जाएगी। जलवाष्प जो है बूंद बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो जो ये ना पानी जो होता है ना, पानी जल बूंद का जो मिक्सचर होता है, संगठन होता है, वही बादल बनता है। ठीक है, उसी को बादल कहते हैं। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे, मतलब वर्षा के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। दोस्तों क्लियर हो गया। तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। ठीक है, पथ चिन्ह छोड़ते हैं ना, तो क्यों छोड़ते हैं आपको पता होना चाहिए। इनके इंजनों से निकली नमी क्या होती है ना, संघनित हो जाती है। जैसे ऊपर देखो, अब ये गरम हवा छोड़ रहे हैं, ठीक है, पीछे, तो वो तो उसमें जलवाष्प है, और जलवाष्प ऊपर जो जहाँ उड़ रहे हैं वहाँ पर मौसम ठंडा है, तो वो जलवाष्प जैसे ही बाहर निकलती तो संघनित हो जाती है। संघनित मतलब वो जो जलवाष्प है वो वर्षा की बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, तो वो जब बूंदें तो वहीं पर जाम जाती, बादल तरीके से जम जाती हैं। ठीक है, संघनित हो जाती हैं, तो इसीलिए वायु के पीछे वो गतिमान चीज़ें हमको वो एक पट्टी दिखाई पड़ती है। कुछ देर में क्या होता है, वो फिर उधर हवा में उड़ जाता है। तो नमी संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद क्या हो जाती है, उसका बिखराव हो जाता है। और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त, मतलब भौम जल क्या होता है, ये भूमि जल, भूमि के अंदर जो आप नलकूप से जल निकालते हो ना, वो भौम जल। जब वर्षा नहीं होगी तो भूमि के अंदर जल कहाँ से जाएगा, तो वही संचित होता है। जो वर्षा के तो जल आता है, तालाबों में भरता है, नलियों में बहता है, तो जल में जो जमीन में रिस के नीचे आता है उसी को हम भौम जल कहते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, इसलिए हमें पौधों को लगाना चाहिए। हम तो सोचते हैं हम नल के द्वारा हम समरसेबुल लगवा लेंगे, 120 फीट बोरिंग कर लेंगे तो पानी आता रहेगा। जब भैया पृथ्वी के अंदर है पानी नहीं होगा तो आपके पास आएगा कहाँ से, तो इसलिए वर्षा का जल संचय करें। ठीक है, तालाबों पर अतिक्रमण ना करें। ठीक है, तालाबों को मेंटेन रखें जिससे पानी भरता रहे, खेतों की मोड़ मजबूत रखें जिससे पानी भरे वर्षा में, तो जल संचय हो। ठीक है, तो पेड़ हमारे जल संचय में मदद करते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं।
क्रियाविधि मतलब जिस प्रकार वर्षा होती है वैसे प्रकार वर्षा के 3 संवहनी वर्षा, ये संवहनी वर्षा है। संवहनी वर्षा क्या होती है, जैसे पानी मतलब काफ़ी गर्मी हुई, ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा में क्या होता है बहुत गर्मी होती है, वहाँ डेली वर्षा होती है ना भूमध्य रेखा डोल्ड्रम एरिया में, ये वाला जो एरिया है ठीक है, यहाँ पर आपका डेली वर्षा होती है, यहाँ पर आपकी डेली वर्षा डोल्ड्रम एरिया में डेली वर्षा, ये बहुत गर्म है, यहाँ पर संवहनी वर्षा है बहुत गर्म है, बहुत गर्मी होगी तो जो आपका जलवाष्प है, नाली नाला नदी वगैरह जो तालाब भरे हैं तो उसमें से जलवाष्प ऊपर उठ के जाएगी, ऊपर जाती ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर शाम को जब मौसम ठंडा हो तो बारिश हो जाती है, मतलब दोपहर तक गर्मी हो फिर शाम को बारिश, तो ये संवहनी वर्षा है ना, तुरंत गर्मी हो बने और फिर वो बारिश कर दे तो ये संवहनी वर्षा हो गई, ठीक है। संवहनी वर्षा का आप देख रहे हो फिगर ये बना हुआ है ना, गर्म होता है, वायु ऊपर जाती है, ठंडी होती है, बूंद बनती है, बूंद जब भारी हो जाती है, वायु नहीं रोक पाती तो बारिश हो जाती है। पर्वतीय वर्षा जैसे यहाँ पर मान लो समुद्र में है, पानी गर्म हुआ, ठीक है, गर्म हुआ फिर वो ऊपर उठा, हवा बहने लगी और पर्वत से टकराई, ऊपर उठ के गई, ठीक है, और ठंडा हुआ फिर बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है। और देखो इधर नहीं जाती है, ठीक है, ये छाया शैडो एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है, और इधर बारिश होती है उसको ठीक बारिश का एरिया बोलते हैं, तो इधर आपका बारिश हो गई, ये बारिश है। तो आपका ये पर्वतीय वर्षा होगी। चक्रवाती क्या होगी, जैसे समुद्र में गर्म हुआ, ठीक है, समुद्र में काफ़ी गर्म हुआ, ठीक है, तो उससे वर्षा उठी, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं जैसे यहाँ पर गर्म कम ताप हो गया, ठीक है, फिर ठीक है तो ये उठा ऊपर गया, फिर क्या ना चक्रवात बनता है, चक्रवात बन के चलता है ऐसे से, फिर जाके ऊपर ठंडा होकर फिर बारिश करता है, तो ये चक्रवाती वर्षा हो गई, ठीक है। तो ये तीनों वर्षाएं आपको फिगर से खिलाना, इसके बारे में डिटेल में एक कक्षा में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जानेंगे पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे क्या होता है, धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, इसके विरुद्ध अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों ये पाठ क्लियर हो गया, ठीक है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो वर्षण में ठीक है सब कुछ आता है, केवल वर्षा नहीं आता है ना, बर्फ़ जो गिरती है वही वर्षण में आती है, ओला गिरता है, कोहरा गिरता है, ठीक है, और या पत्थर गिरते हैं तो वो सब वर्षण होते हैं ना, पानी किसी भी रूप में नीचे आए तो वो वर्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वायुमंडल क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आप कर लोगे, वैकल्पिक क्वेश्चन भी कर लेना, आप देख लीजिए इसमें ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप हमें कमेंट करना, तो आपको हम ये बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। कारण बताओ जरूर पढ़ लेना दोस्तों, आपको कारण बताना है। आधे दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, आप कमेंट करके हमारे बॉक्स में पोस्ट करना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा घट जाती है, क्यों घटती जाती है ये आपको बताना है। आप पिछले पाठों में पढ़े होगे दोस्तों, आप लिखोगे, आपको ने सारे वीडियो देखे हैं तो आप 100% कहो इसका उतना आप 100 वर्डों में 200-250 वर्डों में लिख सकते हो। जो आप कल लिख नहीं पा रहे थे आपने सारे वीडियो, तो इसको आपने ऑटोमेटिक फिगर को आप दोस्तों फिगर मत भूलना दोस्तों। ये जो फिगर है ना, ये आप अगर फिगर है ना, वर्षा 3 प्रकार की होती है, तो आप अगर ये फिगर याद है ना, तो आप तीनों प्रकार की वर्षा क्या होती है ऑटोमेटिक लिख सकते हो, ठीक है। ये याद है ना पौने क्या होती है, तो आपको ये ऑटोमेटिक लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। ये आपको अगर फिगर याद है ना, तो फिगर आपको याद है देखो, तो आप हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर फिगर याद है ना तो आप हर चीज़ कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको आसानी से हर चीज़ें याद होंगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत हो जाए उसको थोड़ा माफ़ कर दें, ठीक है, और वो कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम उसको सही कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।